हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और आज जो है ये इकोनॉमिक्स का हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 35। इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या होता है, उसके बारे में एक ब्रीफ हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसकी नीड क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसके मेन 3 पिलर्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके जो इनिशिएटिव है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर वो क्या है। और उसके हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इसको अपने जो फार्मर्स हैं उनके डेली रूटीन में ला के हमारे सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर या टेलीग्राम पर, देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा पर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की यानी कि CSA की, तो ये क्या होता है। ये एक स्ट्रेटजी फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम टू प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ फूड सिक्योरिटी इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक मेन इशू बना हुआ है, ठीक है। और जो क्लाइमेट चेंज मेन इशू बना है इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, जो आपका टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, हमारे कंट्री के अंदर जो सी लेवल है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। तो उस कारण से क्या होता है कि हमारा जो फूड चेन सिस्टम है यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिस्टम है वो लगातार नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। तो इस जो क्लाइमेट चेंज का जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो रेप्लिकेशंस है, जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको अपने एग्रीकल्चर की रीस्ट्रक्चरिंग करना और उसका इस तरह से उसका रीओरिएंटेशन करना कि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो सके और हमारी कंट्री के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। यानी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपने एग्रीकल्चर को इस वे में डेवलप करना कि उसकी जो प्रोडक्शन है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और हमारी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट है और जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब हम देख लेते हैं जो आपका क्लाइमेट चेंज, इसमें एक वर्ड आया है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो क्या होता है। जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है इस रेफर टू ए लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है और जो हमारी कंट्री का जो वेदर है वो भी आपको लगातार चेंज होता मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो आपकी जो सर्दियाँ थी वो पहले कुछ दिन पहले आ जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि जो सर्दियों का मौसम है वो कम हो गया है। तो जो ये चीज़ें होती है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जो सी लेवल है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब आपका क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। ये आपके कुछ नेचुरल भी इनके कुछ हो सकते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर जो इसका मेन कोज है वो है आपका जो हम जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो यूज करते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, ऑयल हो गया या गैस हो गया, इनका जो हम यूज करते हैं इसका मेन ड्राइवर माना जाता है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि ये जो है जो हीट पैदा करने वाली गैस है उनको ये रिलीज करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेम यहाँ पे आपके लिए सेम हिंदी में भी हो गया है। और अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की नीड क्या है, इसकी आवश्यकता आखिर क्या है, क्योंकि आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर इज मोर डिपेंडेंट क्लाइमेट पैटर्न देन एनी अदर इंस्टेंट। जो आपका एग्रीकल्चर की अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी अदर इंडस्ट्री से, तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करता है हमारी कंट्री के अंदर जो वेदर कंडीशंस है उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि जो गेहूँ के लिए एक पर्टिकुलर मौसम चाहिए होता है कि आप सर्दियों के अंदर ही उसको उगा सकते हैं। अगर आप चावल की बात करें तो चावल के लिए एक पर्टिकुलर मौसम होता है कि उस मौसम के अंदर ही आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर क्लाइमेट के अंदर सर्दी या गर्मी का हमारा जो पैटर्न है, क्लाइमेट का जो पैटर्न है, जो हमारा वेदर कंडीशन है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत आएगी तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिवली इफेक्ट होगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। तो इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। एक है आपके जो रेनफॉल है, डाइवर्स रेनफॉल हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है कि पहले एक प्रॉपर पैटर्न होता था कि इन महीनों में, जैसे आपका वसंत ऋतु होती थी कि वसंत ऋतु के अंदर ही आपको
जो है अधिकतर बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि आपकी जो रेन है वो आपकी डाइवर्स रेनफॉल है। पता लगा कि कभी आपकी सर्दियों के अंदर बारिश आ रही है, कभी आपकी गर्मियों के अंदर बारिश आ रही है, पता लगा कि वसंत ऋतु के अंदर जितनी बारिश आनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही है, या कंट्री का कोई एक रीजन है उसमें एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, वहीं कंट्री के अंदर दूसरा रीजन है उसके अंदर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो पाया है। तो उससे है कि आपके जो क्रॉप फेलियर्स है, आपकी जो फसल है उसके फेलियर्स कॉमन हो गए हैं आज के समय में। तो ये एक कंडीशन हो गई कि आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की आज के समय में नीड है। और जो आपकी क्लाइमेट कंडीशंस है उसके अंदर जो चेंज हो रहा है, जो आपका रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है, आपके टेम्परेचर रेगुलर कंडीशन पे रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे क्या है कि जो हमारी फार्मर्स हैं या फिर हमारी जो कोई भी क्रॉप है उसको इतनी जल्दी एडप्ट करना, जितनी जल्दी कंडीशन चेंज हो रही है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। और एक रीज़न ये है कि जैसे आपका अगर वेदर कंडीशन चेंज होती है और हमारी जो क्रॉप है वो फेलियर हो जाता है, तो अगर क्रॉप फेलियर हमारा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो आपके जो फार्मर्स हैं वो डीमोटिवेट कहीं ना कहीं फील करते हैं। डीमोटिवेट क्यों फील करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो क्रॉप है उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वहाँ से अपना परिवार शायद नहीं चला पाएंगे, तो इसलिए वो माइग्रेट करते हैं अपने शहरों की तरफ किसी दूसरे रोजगार की उसमें। तो इससे जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो यूथ है उनको एग्रीकल्चर की तरफ वो डिमोटिवेट करता है, इंकरेज नहीं करता है, और उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे रोजगार तरफ में शहरों की तरफ माइग्रेट करता है, जिससे हमारी जो शहरों की पॉपुलेशन है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। एक ये है एक प्रिडिक्टिव एक स्टडी है, उसके अंदर में क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि 2025 तक जो हमारी रेनफॉल है, जो हमारी समर रेनफॉल है, जो गर्मी के अंदर बारिश आती है, वो 70% तक डिक्लाइन हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। आपका जो आपका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, तो उससे क्या है कि आपकी जो खरीफ है और जो रबी की फसल है उनमें भी लगातार डिक्लाइन हो रही है। और एक छोटी सी बात हो रही है कि जो पुअर हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो मैक्सिमम आप जानते हैं कि जो आपके रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके अंदर निवास करते हैं। और उनके अंदर निवास करने के कारण में क्या है कि उनका जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है। और अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा तो उनकी जो इनकम है उस पर भी उनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये कुछ मेन रीजन्स हैं, मेन नीड है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर हो सके और उनको उनके ऊपर जो क्लाइमेट है उसका नेगेटिव इंपैक्ट, उनकी फसल की बात करें या फिर उनकी इनकम की बात करें या उनके लाइवलीहुड की बात करें, उन पर ऐसा प्रभाव ना पड़े। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सेम हिंदी में होगी आपके लिए। एंड अगर हम बात करें जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, मेनली 3 पिलर पे काम करता है। एक आपका पहला प्रोडक्टिविटी, सेकंड एडप्शन और थर्ड आपका मिटिगेशन। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑन एग्जिस्टिंग लैंड विद पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। की प्रोडक्टिविटी से मतलब क्या है कि हमारे पास में जो लैंड है, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग लैंड है, जो भी हमारे पास ज़मीन है, उसी के अंदर हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट पर भी और आपकी जो सोशल लाइफ होता है उस पर भी। तो उसके लिए हमको नई नई इनोवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमको नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमको कहीं ना कहीं ऐसे सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी वो अच्छी फसल की ग्रो कर सके। तो उसके अंदर में आ जाता है आपका प्रोडक्टिविटी। अगर हम एडप्शन की बात करें तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमको उनको इस काबिल बनाना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को इस हिसाब से बिल्डअप करना पड़ेगा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म रिस्क होता है, मतलब कोई क्रॉप फेलियर्स वगैरह अगर कोई हो जाता है तो उससे वो लड़ सके, उसके सामने वो मतलब बिल्कुल एक तरह से बेबस ना हो जाए। तो उनकी कैपेसिटी को हमको बिल्डअप करना पड़ेगा, उनको इस चीज़ के लिए हमको एडप्ट करना, उनको इस चीज़ को एडप्ट करना होगा कि हाँ ये जो आपकी छोटे छोटी जो चीज़ें हैं ये आपकी होती रहती हैं, तो इनसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह आती है वो लेके आ जाती है। फिर जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है, यानी कि आपकी जो फसल है, फसल के अंदर जो बीमा पॉलिसी होती है, उससे क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो शॉर्ट टर्म रिस्क हैं या उनको जो क्लाइमेट की वजह से, उनको क्रॉप फेलियर की वजह से कोई दिक्कत आती है तो उनका कहीं ना कहीं भरपाई हो जाती है। तो जो आपकी ऐसी स्कीम्स है वो उनको एडप्ट करने में उनको हेल्प करती है। और अगर हम थर्ड बात करें जो आपका मिटिगेशन है, मिटिगेशन का अर्थ होता है आपका समाप्त करना, यानी कि एक तरह से खत्म करना, रिड्यूस करना। तो आपकी जो एमिशंस हैं तो उनको हमको कहीं ना कहीं कम करने की रिक्वायरमेंट है प्रति कैलोरी या प्रति किलो फूड पर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि जो आपको जो प्रिवेंट है, हम जो डिफॉरेस्टेशन जो लगातार हमारी जो वन है वो काटे जा रहे हैं, उसको हम उस पर हमको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसा ना हो। जो हमारे अंदर में सोयल और जो ट्रीज है उनके मैनेजमेंट में हम अच्छा फोकस कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है उनके अंदर एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज हम लेके आ सकते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ में चल सकें। तो मेन 3 पिलर है। पहला आपका प्रोडक्टिविटी, आपका
पे हमको फोकस करना होगा। देन हमको जो अपने फार्मर्स हैं उनको उनको इस लायक बनाना होगा कि वो क्लाइमेट चेंज है उसको और उससे होने वाले रेप्लिकेशंस को एडप्ट कर सके, और जो हमारे जो एमिशंस है उनको रिड्यूस करना होगा, उनको मिटिगेट करना होगा। ये 3 पिलर है हमारे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल क्लाइमेट सुटेबल एग्रीकल्चर के। वेट क्या हो गया, हाँ तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके क्या क्या इनिशिएटिव है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेके। एक इनका है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चल रहा है। इसका मेन कारण है कि जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, जो आपका एग्रीकल्चर है वो मोर रिसाइलेंट हो सके क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। सेकंड है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PM स्काई योजना। इसके अंदर में क्या है कि आपके जो प्रोटेक्टिव इरीगेशन सिस्टम है, यानी कि जो आपके सिंचाई के साधन है उन पे हमको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। देन आपके जो वाटर है, जो हमारी कंट्री के अंदर में वाटर है, जो हमारा जो ज़मीन के अंदर में वाटर है उसको हम कैसे एफिशिएंसी के साथ में यूज कर सकते हैं, और जो आपका इरिगेशन नेटवर्क है उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसको अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि जो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर में जो फार्मर्स है अगर वो उनकी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस कर दिया जाता है, उससे अगर कोई उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उन पर उनका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है उनके लाइवलीहुड पे। सोयल हेल्थ कार्ड है। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर में क्या होता है कि जो फार्मर्स है उनको एक सोयल हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाता है, और उनको जो उनकी सोयल है, उनकी जो जमीन है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, वो समय समय पर रिकमेंड कर दिए जाते हैं उस सोयल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग। जीरो बजट फार्मिंग पे कंट्री फोकस कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कंट्री फोकस कर रही है। यानी कि जीरो बजट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब क्या है कि आपकी जो फसल है उनको बढ़ावा देना विदाउट जो फसल है आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी को हमको इंक्रीज करना है विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमारे जो खाद है जो हमारे और पेस्टिसाइड है उनके यूज के बिना। यानी कि हमको कोई भी कंट्री के अंदर एक्सटर्नल मटेरियल नहीं डालना है अपनी ज़मीन के अंदर में, और हमको अपनी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना है। जैसे आपको जो आपके पास में जीरो बजट फार्मिंग से मतलब है कि आपके पास में जो नेचुरल खाद के रिसोर्स है, जैसे आपका हो गया गाय का गोबर वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें हैं उनका यूज करके हमको अपनी जो फार्म इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है उसको हमको इंक्रीज करना है। और जो हमारी कंट्री के अंदर टाइमली वेदर बेस्ड एडवाइजरी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में कैसा वेदर होने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग को लेके बहुत सारे आपके डेली टीवी पे भी प्रोग्राम आते हैं, तो उन पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, जिससे अगर हमको हमारे फार्मर्स को पहले से पता होगा कि वेदर कैसा होने वाला है तो उसके हिसाब से वो अपनी फसल को मैनेज कर पाएगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड एक है एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन 25 क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन बिहार एंड मध्य प्रदेश बिटवीन 2015-2019 बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज है इसके द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चला गया था बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर। उसके अंदर जो 25 क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स है उन पर वर्क किया गया था। बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर इसको इसलिए चला गया था कि यहाँ पे जो आपका क्लाइमेट चेंज का जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था उस समय पे। तो आपका पायलट प्रोजेक्ट था एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन फार्मर्स फील्ड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग फार्मर्स टू मिनिमाइज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर थ्रू नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिस्टेंट बाय ICAR। जो आपका ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो ICAR है उसके द्वारा में एक जो मिशन चलाया गया एक मिशन चलाया गया था नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेसिस्टेंट, एक मिशन चलाया गया था। इसके अंदर में क्या था, जो आपके फार्मर्स है उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना था, उनको एडप्ट कैसे किया जाए उनके बारे में उनको अवेयर करना था। जो फार्मर्स है उनको उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी थी कि आपके जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपका ICAR का एक प्रोग्राम था, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक आपका जो नेशनल एडॉप्शन फंड क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया है, उसके द्वारा जो आपके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के द्वारा किसी भी फसल के ऊपर, तो उसको हम मिटिगेट कर सके, उसको हम कम कर सके, उसको बिल्कुल हम ख़त्म कर सके। और क्लाइमेट फाइनेंस को लेके एक नाबार्ड नेशनल जो आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है, जो आपका नाबार्ड होता है, तो उसके द्वारा में एक क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक डेडिकेटेड विंडो ओपन की गई है। तो ये आपके कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो गए हैं।
सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में टाइप हो गया है। और अगर हम कुछ सजेशंस की बात करें जो आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, हम कैसे इसको और अच्छे लेवल पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशंस है जो आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या है, क्लाइमेट रिसाइलेंट टेक्निक्स लाइक सोलर पंप्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर विच इन्वॉल्व मिनिमम कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शुड बी यूज इन इरिगेशन। जो आपका सिंचाई होता है, सिंचाई के अंदर में हम आपके जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें, तो उसके लेकर जो आपकी जो इरिगेशन टेक्निक है, जैसे आपका सोलर पंप वगैरह हो गया, आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, आपका स्प्रिंकलर जो आपका इरिगेशन सिस्टम हो गया, मैंने जो लास्ट लेक्चर है इन तीनों के बारे में इन डिटेल बताया हुआ है, तो उसके बारे में उनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन आपका मिनिमाइज करते हैं, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो मिनिमाइज होगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है आपकी कोयल सेक्टर से होती है, हमारे जो एमिशंस है वो भी रिड्यूस होंगे, आपका जो वाटर है उसका भी मिनिमम यूज किया जाता है, आपके जो कंट्री के अंदर में ग्राउंड वाटर है वो भी लेवल उतना नहीं गिरेगा। तो हम ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है उसका मिनिमम कंजम्पशन करके हम मैक्सिमम आउटपुट इरीगेशन के फील्ड में लेके आ सकते हैं, उन चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। जो आपका जो इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग और आपका क्रॉप रोटेशन है, इसको हम लेके आ सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे आपका ये एक फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि ऐसे दो फसल हम लगा देते हैं। पता लगा कि आपने जो गन्ना है, गन्ने के साथ में आपने क्या करा कि जो ये होता है मकई, उसको आपने डाल दिया, या फिर आपने क्या करा कि जो गेहूं है, गेहूं के साथ में आपने सरसों को डाल दिया। तो ये आपका होता है इंटरक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग क्या है कि आपने एक ही फील्ड के अंदर में बहुत सारी जो आपने फसल लगा दी। पता लगा कि आपने इसके अंदर मिर्च भी लगा दी, इसके अंदर आपने खीरा भी लगा दिया, इसके अंदर आपने पता लगा कि आपने पपीता भी लगा दिया, इसके अंदर आपने क्या है कि आपका जो लौकी भी लगा दिया, तो ये आपकी मल्टीक्रॉपिंग होगा। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि आपकी जो ये एक लैंड है, इसके अंदर आपने क्या किया कि एक मौसम के अंदर आपने पता लगा कि आपने गेहूँ बोया, इसके बाद में क्या है कि आपने इसके बाद में चावल बो दिया, तीसरी बार आपने क्या है कि इसमें अंदर आपने गन्ना उगा दिया, फिर गन्ने के बाद में क्या हो गया आपने बाजरा उगा दिया, फिर बाजरे के बाद में क्या है कि आपने इसके बाद में जो आपका बाजरा या ज्वार होता है उसको आपने उगा लिया। इससे क्या होता है कि आपकी जो लैंड है, आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर में आपके जो सोयल के अंदर में न्यूट्रिशन होते हैं उसकी वैल्यू आपकी मेंटेन रहती है। क्योंकि पता लगा कि आप बार बार गेहूँ बो रहे हैं, तो गेहूँ की जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके यूज तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार गेहूँ बोते रहेंगे तो एक समय पे उसकी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, आप 4 से 5 क्रॉप रोटेशन करके आप दोबारा गेहूँ बोएंगे, तो जो यहाँ पे कमी हुई है न्यूट्रिशंस की वो तब तक पूरी हो जाएगी। तो हमको कहीं ना कहीं जो आपका क्रॉप रोटेशन है उस पर भी हमको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। जो आपका वेट इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हो गया। एंड हाँ, आपको जो सैटेलाइट इनेबल्ड एग्रीकल्चर रिस्क मैनेजमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको जो क्लाइमेट चेंज है, कोई भी फसलों के अंदर कोई पेस्ट यानी कोई कीट है, कोई जो आपको फसल को बर्बाद कर सकता है, कोई डिसीज है फसलों की जो आपकी आउटब्रेक होने वाली है, उसको मॉनिटर करने के लिए आप अर्ली वार्निंग सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी क्वालिटी के सीड और जो फर्टिलाइजर्स है, जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज को नेगेटिव इम्पैक्ट इन सीड्स और फर्टिलाइजर्स और इस पर ना पड़े, इसको कम कर सके। तो ऐसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके इनका हम उत्पादन कर सकते हैं। और जो आपके फार्मर्स हैं उनको जो नई टेक्नोलॉजी नॉलेज है उनके बारे में ट्रेन करने की हमको रिक्वायरमेंट है। तो कुछ ये सजेशंस हो सकते हैं। तो देन आपके लिए यहाँ पे कुछ सुझाव है, ये आपके लिए हिंदी में हो गया टाइप। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया होगा, लगता होगा कि हाँ इस वीडियो ने आपके नॉलेज के अंदर कुछ ऐड ऑन किया है, देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो देन आप टेलीग्राम से जो ले सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है @सक्सेसनेत्रा, और इस पीडीएफ का आप इस लेक्चर की पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी उसका ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत।